सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेज। हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेज में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जो हमारा आज का मोटिवेशनल कोट होगा वो होगा कि ज़रा कामयाब तो होने दो मुझे मेरे दोस्त, फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे। क्या? ज़रा कामयाब तो होने दो मुझे मेरे दोस्त, फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे। और जो चार लोग मेरे पीछे बातें करते हैं वह मेरे पीछे चले आएंगे। अर्थात अपन को जीवन में इतना सक्सेस बनना है, इतना सफल बनना है कि जो लोग हमसे नफरत करते हैं वो भी आपके पीछे आ जाएं, आपसे बातें करने लग जाएं। ठीक है मेरे मित्रों, तो इसी जोश और उम्मीद के साथ हम अपनी आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा पिछला रिवाइज करा देता हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो हमने लास्ट क्लास में निकाला था, जो हम गणितीय विश्लेषण कर रहे थे किसका, HWR का। क्या कर रहे थे? हाफ वेव रेक्टिफायर का जो हम मैथमेटिकल एनालिसिस गणितीय विश्लेषण कर रहे थे। तो उसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले, वो पढ़ा था क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था हमने एवरेज वैल्यू और दिष्ट धारा। क्या पढ़ा था? एक तो उसकी एवरेज वैल्यू पढ़ी थी, फिर उसके बाद हमने दिष्ट धारा पढ़ी थी। ठीक है, और उसके बाद क्या निकाला था? हमने निकाला था RMS वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक याद है सबको? तो मैं आपसे पूछता हूँ कि उसकी एवरेज वैल्यू क्या निकली थी? क्या निकली थी एवरेज वैल्यू? तो इसकी जो एवरेज वैल्यू निकली थी अपनी, वो निकली थी IDC बराबर EM अपॉन R प्लस RL पाई। ठीक है, ये तो हो गई कि अपनी एवरेज वैल्यू। और दिष्ट वोल्टता निकली थी और दिष्ट धारा निकली थी, वो क्या निकली थी अपनी? जो दिष्ट वोल्टता थी वो निकली थी EDC इक्वल टू EM अपॉन R प्लस RL पाई और मल्टीप्लाई में RL। ठीक है, फिर निकाली थी हमने उसकी RMS वैल्यू। तो RMS वैल्यू क्या निकली थी? RMS वैल्यू निकली थी अपनी IRMS इक्वल टू ई मैक्सिमम अपॉन 2 R प्लस RL। ठीक है, यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। अब जो अपने लेक्चर की जो नेक्स्ट कड़ी है, जो गणितीय विश्लेषण का जो नेक्स्ट टर्म है, जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है, वो क्या है अपना जो कैलकुलेट करेंगे, वो करेंगे हम करेंगे HWR की दक्षता, अर्थात हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी, दक्षता। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे बात पूछता हूँ कि दक्षता का मीन क्या होता है, एफिशिएंसी का। तो दक्षता का क्या है? एक अर्थ और होता है इसका, एक अर्थ होता है, वो होता है निष्पादन गुणांक, अर्थात निष्पादन गुणांक, परफॉर्मेंस कोफिशिएंट। ठीक है, अब आप पूछोगे ये क्या होता है? तो अपनी जो ये दक्षता है ये कुछ नहीं होता है, जो अपना हाफ वेव रेक्टिफायर है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं अपन, इसमें इसमें एक अपन दे रहे हैं दिष्ट शक्ति, और जो अपनी जो प्रत्यावर्ती शक्ति है उन दोनों का क्या रेशियो, क्या कहलाता है? अपना दक्षता, निष्पादन गुणांक कहलाता है। अर्थात क्या होता है कि जो अपनी निर्गत शक्ति होती है, निर्गत दिष्ट शक्ति होती है, और निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति, उन दोनों का रेशियो। अर्थात मैं बोलूँ कि जो अपनी आउटपुट पर पावर है, क्या आउटपुट पर पावर, और अपनी क्या इनपुट पर पावर। ठीक है, इनपुट पर पावर, इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है? अपनी एफिशिएंसी। क्या कहलाती है? हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी। ठीक है, अब आप पूछोगे कि जो अपनी ये रहती है क्या दक्षता, इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको करते हैं अपन नीटा से। अब कुछ गुरुजी इसको नीटा भी बोलते हैं, ईटा भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि जो नीटा की वैल्यू है वो क्या रहेगी अपनी? PDC। PDC मतलब जो अपनी आउटपुट पर पावर प्राप्त हो रही है, आउटपुट का मतलब क्या हो रहा है? DC, और इनपुट पर क्या दे रहे हैं अपन? AC। तो क्या लिख सकते हैं? PDC अपॉन PAC। अर्थात इसको अपन इक्वेशन 1 दे देंगे। अब मैंने क्या बताया कि जो अपना हाफ वेव रेक्टिफायर है उसके लिए जो अपनी दिष्ट शक्ति है, दिष्ट शक्ति बोले तो DC, और जो अपनी प्रत्यावर्ती शक्ति है AC, जो अपन इनपुट पर दे रहे हैं, उन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है? अपना अर्ध तरंग दिष्ट कार्य की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, और जिसको किससे डिनोट किया अपन ने? नीटा से। आ गया समझ में? और जब अपन हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए निकालते हैं तो क्या होती है? हाफ वेव की। और जो फुल वेव के लिए निकालते हैं वो क्या कहलाती है? फुल वेव की दक्षता। ठीक है, क्या कहा मैंने कि जो हाफ वेव के लिए निकालेंगे वो कहलाएगी अपनी हाफ वेव की दक्षता, और जो फुल वेव के लिए निकालेंगे वो अपनी कहलाएगी फुल वेव की दक्षता।
ठीक है बच्चों, यहाँ तक आया समझ में आपके? ठीक है, इसके बाद मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा आपको ये पूरा मतलब कैलकुलेशन करने के बाद। ठीक है, तो अपन जब देखते हैं, क्या देखते हैं कि पावर की डेफिनेशन से, किससे? डेफिनेशन ऑफ पावर। तो हम जानते हैं, क्या वी नो दैट, हम जानते हैं किससे? फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पावर, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पावर। डेफिनेशन ऑफ पावर क्या होती है? P इक्वल टू वी आई, यही होती है ना अपनी, P इक्वल टू वी आई, पावर इक्वल टू वोल्ट इनटू करंट। ठीक है, और अपन को पता है ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है अपना आई आर। तो जैसे इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। यहाँ तक आ गए समझ में? क्या आएगा इसका मान? P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब हम बात करते हैं अपनी, इसमें ही एक हेडिंग आई है अपनी दृष्ट शक्ति। ठीक है, क्या आएगी? दृष्ट शक्ति। अब आप पूछोगे दृष्ट शक्ति क्यों निकाल रहे हैं? तो अभी अभी अपन पढ़ के आए हैं कि अपनी जो दक्षता रहती है, क्या एफिशिएंसी, उसका मान क्या रहता है? पी डी सी अपॉन पी ए सी। ठीक है, तो अपन को जो दक्षता है उसका मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पावर निकालनी पड़ेगी किस पर? डीसी पर। क्या करना पड़ेगा? डीसी पर पावर। ठीक है, और क्या निकालना पड़ेगा उसके अपॉन में? एसी पर पावर। इन दोनों का रेशियो ही तो है अपना नीटा है, जो दक्षता है वो जो अपनी डीसी पर पावर है अपॉन एसी पर पावर है, इन दोनों का ही तो रेशियो है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको डीसी पर पावर निकालनी है। तो अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो इसमें होगी अपनी डीसी शक्ति। क्या होगी इसी में? डीसी शक्ति, अपनी दृष्ट शक्ति। ठीक है बच्चों, तो डीसी शक्ति क्या होगी अपनी? अब आपको पता है कि जो अपना पीडीसी है, क्या जो अपना पीडीसी है वो किसके बराबर आएगा? पीडीसी ये अपनी हो गई क्या? दृष्ट शक्ति। पीडीसी इक्वल टू, अब किसके लिए निकालना है अपन? डीसी के लिए। तो अपनी जो आई का मान है वो किसमें, जो आउटपुट पर है वो किस में आ रहा है? डीसी पर, वो भी तो डीसी में आ रहा है। क्या कहा मैंने? फिर से आपको रिपीट करता हूँ कि जो अपना आउटपुट है उस पर जो अपना धारा का मान है वो किसकी फॉर्म में आ रहा है? डीसी की फॉर्म में। और निकाल भी किसके लिए ले रहे हैं अपन? डीसी के लिए। तो क्या आएगा यहाँ पर? आई डीसी और स्क्वायर और आर का आर एल। आर एल क्यों आया अब आप पूछोगे? तो आर एल इसलिए आएगा क्योंकि अपन का जो आउटपुट है उस पर अपन जो आउटपुट करंट है उसको कहाँ पर मेजर कर रहे हैं? कहाँ पर उसको अपन निकाल रहे हैं? उसको निकाल रहे हैं अपन लोड पर। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? आर एल। तो यही है अपनी क्या? दृष्ट शक्ति। अब जैसे ही, अब आपको पता है चूँकि आई डी सी है, इसकी वैल्यू निकाली थी हमने, तो क्या आई थी? आई एम अपॉन पाई। अब आप पूछोगे, बोले गुरुजी ये कहाँ से आ गई? तो ये कहाँ से आई? ये हमने जो औसत धारा निकाली थी कि नहीं? अरे निकाली तो थी, निकाली थी। अब आप पढ़ के नहीं आए हो तो मैं कैसे बता सकता हूँ? बताओ, मैं कैसे बता सकता हूँ आप पढ़ कर नहीं आए तो? इसलिए आप पहले रिवाइज करो मेरे साथ साथ। ठीक है, तो जो अपनी आई डी सी है उसकी जो मान है वो क्या होता है? आई एम अपॉन पाई। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा? अपना आएगा पी डी सी इक्वल टू, आई डी सी की वैल्यू रखी आई स्क्वायर एम अपॉन क्या आ जाएगा? पाई स्क्वायर और डॉट आर एल। ठीक है, अब आपको इसकी वैल्यू भी पता है आई मैक्सिमम की। निकाली थी कि नहीं निकाली थी? क्या निकली थी अपने आई मैक्सिमम की? आई मैक्सिमम इक्वल टू ई मैक्सिमम अपॉन आर प्लस आर एल। यही तो निकली थी। पता नहीं है ना? कि पता है? बताओ, कमेंट में करके बताओ जल्दी से। जो अपनी वैल्यू थी यही तो आई थी। अब इसके बाद जैसे ही हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं किसमें? पी डी सी में, तो क्या आएगी? वो आएगी अपनी ई स्क्वायर एम अपॉन आर प्लस आर एल का होल स्क्वायर डॉट आर एल अपॉन पाई स्क्वायर। ठीक है, इसकी आई एम की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया और स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर दिया उसका। तो ये अपनी कौन सी इक्वेशन आ गई? सेकेंड। क्या आ गई? अपनी दृष्ट शक्ति का मान आ गया ये। ठीक है, ठीक है मेरे लाडले बच्चों, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है ना? अब अपन जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, हमने क्या करा? डीसी पर तो पावर निकाल ली, अब किसके लिए निकालेंगे? एसी पर पावर। ठीक है, तो एसी का निकालने के लिए, एक मिनट, अब अपन प्रत्यावर्ती शक्ति निकालेंगे। क्या? एसी शक्ति निकालेंगे।
ठीक है, अपॉन वाला पार्ट निकालेंगे उसका। अब देखिए, अब AC शक्ति निकाल रहे हैं अपन, तो आप पढ़ के आए हो कि जो अपना आउटपुट देते हैं अपन, इधर से तो इनपुट दे रहे हैं, इधर से, ठीक है, इनपुट में क्या दे रहे हैं, AC। ये ट्रांसफार्मर लगा था अपना, और ये क्या था अपन की सेकंड कुंडली थी, यहाँ पर गई अपने फेरों की संख्या, ये हो गया अपना PN संधि डायोड, और ये क्या हो गया, लोड, यही तो था। और यहाँ पर जो इसकी वैल्यू थी वो क्या थी, RS, क्योंकि सेकेंडरी कुंडली है और इसमें जो अपना प्रतिरोध जनरेट हो रहा है वो क्या हो रहा है, RS। और जो अपना डायोड में जो जनरेट हो रहा है वो क्या हो रहा है, RF। RF क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है जो अपना डायोड है वो किस में वर्क करता है, फॉरवर्ड बायस में। तो जो अपना रेजिस्टेंस मेजर होगा वो किस में होगा, फॉरवर्ड में ही, ठीक है। और जो लोड तो है ही अपना RL, ठीक है। अब जैसे ही अभी इसको अपन इनपुट करंट ही तो दे रहे हैं, तो इसमें कह सकते हैं इनपुट करंट आ रहा है अपना। अब जो यहाँ पर अपन जो वैल्यू लेंगे वो आई एवरेज लेंगे, IRMS। तो यहाँ पर लेंगे अपन IRMS, ठीक है। अब आप पूछोगे, बोले गुरुजी IRMS क्यों लिया, तो यहाँ पे IRMS हमने इसलिए लिया क्योंकि IRMS का क्या है, अपन आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं, जबकि यहाँ पर DC या फिर सॉरी आई एवरेज नहीं लिया। आई एवरेज क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब अपन ने देखा था कि जो अपने क्या किया था कि जो अपना AC होती है जब उसका एवरेज निकालते हैं, क्या, जो अपनी AC होती है तो उसका जब एवरेज निकालते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। वो कैसे आता है, आप देखिए कि ये अपना क्या आता है, AC का ग्राफ था, यही था AC का ग्राफ। टाइम के रेस्पेक्ट में ऐसे चल रहा था, फ्लैक्चुएट हो रहा था, प्लस ये माइनस सर्किल, ये प्लस सर्किल, ये माइनस, ठीक है। अब आप पूछोगे इसका एवरेज शून्य कैसे आया, अरे मेरे मित्रों, जो अपन यहाँ जितना पॉजिटिव दे रहे हैं उतना नेगेटिव, फिर जितना पॉजिटिव दे रहे हैं उतना नेगेटिव, ठीक है। तो जो जितना अपना प्लस आ रहा है उतना ही क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अरे जैसे एग्जांपल लेता हूँ आपको, सपोज करो आपने किसी छोटे बच्चे को 20 रुपये दिए, ठीक है। आज आपने उसको 20 रुपये दे दिए और कल आपने उसमें 2 चांटा दे के उससे वापस ले लिए, तो उसके पास तो कुछ नहीं बचा, उसके पास तो राशि क्या रह गई, शून्य रह गई। तो उसका एवरेज क्या निकल के आया, 0 निकल के आया ना। तो इसलिए क्या करते हैं अपन, जो इसमें वैल्यू लेते हैं वो अपन IRMS लेते हैं, ना कि आई एवरेज, ठीक है। आ रहा है ना समझ में कि नहीं आया। तो जो फिर जो अपना एवरेज है वो DC का काम में लेते हैं, ठीक है। जो एवरेज है वो किसका, DC का काम में लेते हैं। तो जब हमने एवरेज निकाला था तो उसमें DC तो बोला था, DC नहीं बोला था क्या, जब आई एवरेज निकाला था हमने तो उसमें यही तो बोला था कि इसको अपन क्या, एक तो ये लिख सकते हैं और दूसरा क्या लिख सकते हैं, ये IDC भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो हमने एवरेज इसमें क्या है, DC का काम में लेते हैं, आया समझ में। तो ये बात हमेशा याद रखना, जो AC है उसका हमेशा हम क्या काम में लेंगे, RMS वैल्यू, ठीक है। क्योंकि उसकी हम RMS वैल्यू आसानी से क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। और जो अपना क्या है, DC है, उसकी क्या लेते हैं अपन, एवरेज वैल्यू, ठीक है। ये हमसे याद रखना। अब आप पूछोगे, बोले गुरुजी ये आपने DC की एवरेज वैल्यू ली, यहाँ पे RMS वैल्यू भी तो ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, मैंने कब कहा, जब अपन इसकी, अब आपको पता है DC पर ग्राफ कैसे फाइंड होता है अपन को, इस तरीके से हाफ हाफ सर्किल में ही तो होता है, और इसमें क्या नहीं रहता, जो अपना नेगेटिव वाला पार्ट है वो नहीं रहता, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कि जो इसमें अपन को DC है वो अपन को क्या नहीं मिल रही, प्योरली नहीं मिल रही पूरी तरीके से। इसमें क्या मिल रहे हैं, अपन को AC के घटक मिल रहे हैं। तो इसमें DC के साथ साथ क्या है, AC के घटक भी प्रेजेंट हैं। निकलने को तो निकल जाएगा इसका भी, जो अपना RMS वैल्यू, लेकिन प्योरली नहीं निकलेगा, इसलिए अपन इसकी क्या यूज़ में लेते हैं, एवरेज वैल्यू। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इसकी क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, फटफट करते हैं, ठीक है। फटफट कैलकुलेशन देखो कैसे करेंगे। देखो अब अपन को पता है जो प्रत्यावर्ती शक्ति है, पहले तो ये बताइए अपनी पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P=I²R, यही तो होता है, P=I²R, ठीक है। अब अपन किसके लिए यहाँ फाइंड कर रहे हैं, AC के लिए तो कर रहे हैं। अब देखिए ये AC के लिए फाइंड किया तो PAC=I की जगह क्या आ जाएगा, RMS वैल्यू ले रहे हैं तो I²RMS, ठीक है। अब R की जो वैल्यू देखो, यहाँ बताया था मैंने, यहाँ वैल्यू क्या आएगी, RS + RF + RL, क्योंकि ये इनपुट करंट ही तो जा रहा है इसमें, और AC है वो क्या है अपना इनपुट करंट, तो जो AC है वो यही इनमें ही तो जा रही है। तो क्या लेंगे हम, RS + RF + RL, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो अपना R है
वो क्या रहता है, आर एस प्लस आर एफ। ठीक है, आप जल्दी से बताओ मेरे को, वीडियो को पॉज करके बताओ कमेंट में करके कि जो आर का मान है ये क्या है, ये क्या क्या निकाला था, क्या बताया था मैंने आपको, जल्दी से बताओ। ठीक है, बता दिया, आशा करता हूँ सही बताया होगा आपने, नहीं तो देख लो। ये था अपना हाफ वेव रेक्टिफायर था, उसकी क्या थी, अपना आंतरिक प्रतिरोध था कि नहीं था, इंटरनल रेजिस्टेंस। यही याद रखना है आपको, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। ठीक है, अब जैसे ही इसकी वैल्यू पुट कर दी तो पी ए सी इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस और आर प्लस आर एल लोड वेव रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आपने आई आर एम एस की भी वैल्यू निकाली थी, वो क्या निकली थी अपनी आई एम बाई 2। अब आप पूछोगे ये कहाँ निकाला था हमने, अरे कल ही तो निकाल के आए हैं। ठीक है, तो पी ए सी इक्वल टू, जब इसकी वैल्यू पुट करी हमने इसमें तो क्या आ गया, आई स्क्वायर एम अपॉन 4 आर प्लस आर एल। ठीक है, यहाँ तक निकाल लिया। अब फिर वैल्यू पुट करते हैं, आप बोलोगे किसकी करेंगे, तो हम पढ़ के आए हैं जो आई मैक्सिमम है उसकी वैल्यू क्या रहती है, ई एम अपॉन आर प्लस आर एल। यही रहती है कि नहीं रहती, रहती है ना। तो जैसे ही इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, पी ए सी इक्वल टू ई स्क्वायर एम अपॉन क्या हो जाएगा 4 आर प्लस आर एल। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करी ई स्क्वायर की, तो ई स्क्वायर एम आर प्लस आर एल का होल स्क्वायर और क्या आ जाएगा आर प्लस आर एल। ठीक है, आया समझ में। अब देखो इस एक से ये कैंसिल हो गया तो यहाँ एक पावर रह गई। ठीक है, अब आगे देखो, अब देखिए जो अपना पी ए सी आया था, प्रत्यावर्ती शक्ति आई थी अपनी, वो क्या आएगी, ई स्क्वायर एम अपॉन 4 आर प्लस आर एल, क्योंकि एक आर प्लस आर एल से कैंसिल हो गया था एक पावर। ठीक है, तो इसको हम दे देते हैं क्या, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, कि अपनी इक्वेशन थर्ड आ गई। ठीक है बच्चों, अब देखिए अपन क्या करते हैं, जो अपनी जो वैल्यू है उसको पुट करते हैं। ठीक है, तो पुट द वैल्यू, क्या कहा, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, समीकरण एक में 2 व 3 से मान रखने पर। अब देखिए जो अपना नीटा था वो क्या था, अपना था पी डी सी अपॉन पी ए सी। तो अपना पी डी सी क्या निकला था, ई स्क्वायर एम डॉट आर एल अपॉन पाई स्क्वायर आर प्लस आर एल का होल स्क्वायर। अब अपॉन वाली है उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 4 आर प्लस आर एल। ठीक है, ये 4 आर प्लस आर एल ऊपर हो गया और अपन में क्या आ गया, ई स्क्वायर एम। अब देखिए इससे तो ये कैंसिल हो गया स्क्वायर एम से। ठीक है, और जो अपना एक आर प्लस आर एल है इससे एक पावर कैंसिल हो गई। ठीक है, तो अपना जो वैल्यू आएगी नीटा की वो क्या आएगी, अपनी नीटा की वैल्यू आएगी अपनी 4 डॉट आर एल अपॉन पाई स्क्वायर आर प्लस आर एल। ठीक है, ये अपनी वैल्यू किसकी आ गई, दिष्ट जो अपनी दक्षता है, जो एफिशिएंसी है उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको अपन को याद रखना है। अब इसको अपन किस में कैलकुलेट कर लेते हैं, परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंटेज में करेंगे जब प्रतिशत में निकालने पर। प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, नीटा इक्वल टू, ये अपनी वैल्यू थी इसकी 4 डॉट आर एल अपॉन पाई स्क्वायर आर प्लस आर एल। ठीक है, अब जो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है जब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो इसमें जब, और परसेंटेज में क्या करते हैं अपन 100% का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यही तो अपन की परसेंटेज में निकलेगी। अब जैसे इसका मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या निकल के आता है, 40.6% अपॉन 1 प्लस आर अपॉन आर एल। अब आप पूछोगे, बोले गुरुजी ये वैल्यू कहाँ से आई, तो इसमें तो अपन ने क्या कर दिया था, ये भाग दे दिया था पाई स्क्वायर का किस में 4 में। ठीक है, और फिर 100 से मल्टीप्लाई हो गया। और जो अपना ये नीचे वाली अपॉन की संख्या थी इसमें क्या किया हमने, कॉमन ले लिया, क्या आर एल कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा प्लस आर अपॉन आर एल, और जो एक आर एल था इससे ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में।
तो जो अपनी परसेंटेज में वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी अपनी 40.6% अपॉन 1 प्लस आर अपॉन आर एल। यही क्या कहलाती है अपनी, यही कहलाती है हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता। हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता अभी कितने परसेंट निकली, 40.6%। कितनी निकली, 40.6% ही तो निकली। अर्थात इसमें जो दक्षता फाइंड हो रही है वो 40.6% हो रही है। कितनी फाइंड हो रही है दक्षता, 40.6%। ठीक है। अब देखिए जो हमने इनपुट सिग्नल दिया था वो तो 100% दिया था। ठीक है, कैसे दिया था, इनपुट में हम 100% ही तो दे रहे हैं, लेकिन जो हमको आउटपुट पर फाइंड हो रही है, आउटपुट पर जो हमको फाइंड हो रही है वो क्या हो रही है, वो तो आधी भी नहीं आ रही, 50% भी नहीं आ रही, आधे से भी बहुत कम आ रही। कितनी आ रही है, 40.6%। ठीक है, अपन को पूरी तरीके से जो सिग्नल है वो प्राप्त नहीं हो रहा। मतलब जो रेक्टिफायर था अपना हाफ वेव रेक्टिफायर, उसने क्या किया, जो 60% थी, 60% के लगभग थी, वो खुद एब्जॉर्ब कर गया और 40% अपन को आउटपुट पर दे रहा है। ठीक है, मतलब ये तो बहुत बेकार है, मूर्ख प्राणी है बिल्कुल ही। मतलब 60% तो खुद एब्जॉर्ब कर रहा है और 40% दे रहा है। मतलब ये तो जैसे सपोज करो आपने किसी को 10,000 रुपये दिए, ठीक है, तो बीच में एक मोहरा बना के भेजा कि आपको उस व्यक्ति को 10,000 रुपये दे के आने। अब उसने क्या किया, वो 6,000 तो खुद खा गया बीच में और उसको 4,000 ही देकर आया। ठीक है, तो मतलब वो तो बहुत बेकार काम कर रहा है। मतलब जो अपना हाफ वेव रेक्टिफायर है वो क्या है, एक बेकार हो गया, ये तो बेकार युक्ति हो गई। तो इसका जो क्या है यूज अपन बहुत कम करते हैं। ये क्या हो गई, इसकी सबसे बड़ी कमी हो गई, इसकी कमी स्टार्ट हो गई यहाँ से। जो रेक्टिफायर है हाफ वेव अपना, वो क्या कर रहा है, जो 60% को एब्जॉर्ब कर रहा है, अपन को फुल सिग्नल नहीं दे पा रहा है, तो ये इसकी कमी हो गई। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आप जो अपनी 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आरएमएस वैल्यू निकालिए, एवरेज वैल्यू निकालिए, या फिर दक्षता निकालिए। ठीक है, इनमें से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, 2-3 नंबर में। अब देखिए, आप इसको रटने की तो आवश्यकता है नहीं, आपको पढ़ी नहीं होगी मेरे हिसाब से तो कहीं पर भी। आप अगर इसको ढंग से कर लेते हो रिवाइज, तो आपको बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने एक एक टर्म को बहुत अच्छे से डिफाइन आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब जो इसके बाद हमारा 4th पॉइंट आएगा, इन सबको मैं एक बार क्या रिवाइज करा दूंगा, तो आप टेंशन ना लो। ठीक है, तो अपना जो 4th पॉइंट आएगा वो आएगा अपना, क्या आएगा, उर्मिका गुणांक, रिपल फैक्टर। क्या आएगा, उर्मिका गुणांक, रिपल फैक्टर। अगर आपको ये जो अपना दक्षता थी ये ढंग से समझ में नहीं आई, तो इसको समझ लोगे ना आप, तो दक्षता भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हमको पता है कि जो दिष्ट कार्य है, तो क्या होता है इसमें, जो उर्मिका गुणांक है, आपने क्या किया, दिष्ट कार्य से डीसी सिग्नल प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, जो दिष्ट कार्य है अपना उससे डीसी सिग्नल फाइंड हो रहा है। ठीक है, हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब जो इसमें डीसी जो ये अपन का जो धारा फाइंड हो रही है, इसमें कुछ घटक ऐसे होते हैं जो समय के सापेक्ष परिवर्तित होते हैं, अर्थात एसी के घटक हैं इसमें प्रेजेंट, तभी तो वो समय के सापेक्ष क्या हो रहे हैं, परिवर्तित। तो यही जो घटक हैं ये क्या कहलाते हैं, प्रत्यावर्ती घटक, उर्मिका कहलाते हैं। ठीक है, जो ये घटक फाइंड हो रहे हैं ये क्या कहलाते हैं, प्रत्यावर्ती घटक, उर्मिका कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो अपनी क्या है, जो डीसी धारा है उसमें जो अपने प्रत्यावर्ती घटक हैं, क्या डीसी घटक हैं, और जो अपने एसी घटक मिल रहे हैं उसमें थोड़े, तो इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है अपना, रिपल फैक्टर, उर्मिका गुणांक। ठीक है, आ रहा है कि नहीं समझ में। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि जो अपना दिष्ट कार्य है वो अपन को कौन सी धारा देता है, डीसी धारा देता है। अब जो अपनी डीसी धारा है जो अपनी, तो उसमें क्या हो रहा है, कुछ घटक ऐसे होते हैं डीसी संकेत के अलावा जो क्या करते हैं, समय के सापेक्ष फ्लैक्चुएट करते हैं, समय के सापेक्ष परिवर्तित होते हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं अपन, एसी घटक। और जो यही प्रत्यावर्ती घटक हैं इनमें यही क्या कहलाते हैं अपने, उर्मिका, रिपल कहलाते हैं। अब बात करते हैं ये उर्मिका गुणांक क्या होता है। तो जो अपनी दिष्ट धारा आ रही है उसमें जो अपने प्रत्यावर्ती घटक हैं, जो डीसी घटक हैं और जो एसी घटक फाइंड हो रहे हैं, उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है अपना, उर्मिका गुणांक। ठीक है, और इसे किससे अपन व्यक्त करते हैं, इसको करते हैं अपन आर से डिफाइन करते हैं इसको। ठीक है मेरे बच्चों, अब हम जानते हैं, अब इसका अपन क्या करेंगे, मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे फुल।
आपको समझाएंगे कि ये इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, हम जानते हैं कि जो अपनी लोड में जो कुल शक्ति है, क्या, फुल पावर ऑन लोड, लोड में क्या, पूरी शक्ति, लोड में जो कुल शक्ति है अपनी, वो किसके इक्वल होती है, वो होती है अपने जो लोड में दृष्ट शक्ति है और जो लोड में प्रत्यावर्ती शक्ति है, उन दोनों के इक्वल, उन दोनों के योग के इक्वल। जो लोड में अपनी क्या है, दृष्ट शक्ति, ठीक है, जो लोड में अपनी दृष्ट शक्ति है और जो लोड में अपनी कौन सी एसी या प्रत्यावर्ती शक्ति है, उन दोनों के योग के इक्वल होती है। अब आप पूछोगे, बोले गुरुजी आपने ये लोड में क्यों लिया यहाँ पर, तो अपन जो ये निकाल रहे हैं क्या ओर्मिका गुणांक, वो आउटपुट पर ही तो मेजर कर रहे हैं, जो कर रहे हैं आउटपुट सिग्नल पे ही तो निकाल रहे हैं, ये अपना आउटपुट सिग्नल ही तो है, लोड पर ही कैलकुलेट करते हैं अपन डीसी को, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर कुल शक्ति क्या हो गई अपनी, आई स्क्वायर आर एम एस आर एल इक्वल टू आई स्क्वायर डी सी पर क्या होगी, डी सी डॉट आर एल प्लस आई स्क्वायर ए सी आर एल। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर सीधी वैल्यू पुट कर दी। अब P बराबर आई आर लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, अपन को पता है कि शक्ति का मान क्या होता है, ठीक है, P बराबर आई स्क्वायर आर होता है। अब यहाँ पर जो कुल शक्ति थी वो किसके इक्वल थी, आई आर एम एस के, और जो दृष्ट शक्ति है उसका वैल्यू लिख दिया आई स्क्वायर डी सी, और ए सी थी उसकी वैल्यू आई स्क्वायर ए सी, और लोड पे अपन निकाल रहे हैं तो आर एल आ जाएगा तीनों जगह, ठीक है। अब हम पढ़ के आए थे, क्या पढ़ के आए थे, जो अपना आई स्क्वायर आर एम एस है वो किसके इक्वल होगी, ये होगी अपनी आई स्क्वायर डी सी और आई स्क्वायर ए सी के इक्वल। ये कहाँ से आया, ये आया, अपन ने क्या करा था, यहाँ से आर एल कॉमन ले लिया, ठीक है, अब वो कट गए तो ये अपनी कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकंड। अब यहाँ से देखिए, जो अपना आई स्क्वायर आर एम एस है, अब डी सी को उधर ले आए अपन, आई स्क्वायर डी सी इक्वल टू आई स्क्वायर ए सी, ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखिए हमने क्या किया, इसमें से क्या ले लिया, आई स्क्वायर डी सी कॉमन ले लिया, ठीक है, तो कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, आई स्क्वायर आर एम एस अपॉन आई स्क्वायर डी सी माइनस 1, यही तो आ रहा है, और इक्वल टू में क्या आ गया, आई स्क्वायर ए सी। आया यहाँ तक समझ में, क्या कहा मैंने, यहाँ से आई स्क्वायर डी सी कॉमन ले लिया, और जैसे कॉमन लिया तो इसमें से अपॉन में भाग चला गया आई स्क्वायर डी सी का, माइनस इसमें से कॉमन आया तो एक रह गया, और इक्वल टू में आई स्क्वायर ए सी, ठीक है। अब जब अपना आई स्क्वायर डी सी था, इसको अपन इधर ले गए, ठीक है, तो क्या आ गया, आई स्क्वायर आर एम एस अपॉन आई स्क्वायर डी सी माइनस 1 इक्वल टू आई स्क्वायर ए सी अपॉन आई स्क्वायर डी सी, यही तो था, और यही तो अपने क्या निकाला था, और यही तो अपना ओर्मिका गुणांक है, यही तो पढ़ के आए थे अभी, आर से व्यक्त करते हैं जिसको, ये तो यहाँ क्या हो रहा है, स्क्वायर ही तो हो रहा है। अपन पढ़ के आए थे क्या, जो अपनी क्या था, जो अपना आई ए सी है अपॉन आई डी सी, इन दोनों का रेशियो ही था, जो अपने ए सी के घटक थे और डी सी के घटक थे उन दोनों का रेशियो ही तो था, यही तो अपन ओर्मिका गुणांक कैलकुलेट करके आए थे अभी, ठीक है। तो इसकी जैसे वैल्यू पुट करेंगे, आर का मान रखेंगे यहाँ पर, आर का मान रखने पर, ठीक है, जैसे ये वैल्यू रखी यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, अपना हो जाएगा आर इक्वल टू, ये यहाँ पर आई आर स्क्वायर है, ठीक है, तो क्या होगा, आई स्क्वायर आर एम एस अपॉन आई स्क्वायर डी सी माइनस 1, ठीक है। अब इस स्क्वायर को इधर ले गए हम तो क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू आ जाएगा अपना, ये इधर लग गया, आई स्क्वायर आर एम एस अपॉन आई स्क्वायर डी सी माइनस 1, तो यही क्या कैलकुलेट हो गया अपन का, रिपल फैक्टर ओर्मिका गुणांक, ठीक है। अब इसमें अपन वैल्यू पुट करते हैं, इसको आगे भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं किसकी, आईडीसी की। आईडीसी की वैल्यू क्या पढ़ के आए थे, अपन ने पढ़ी थी ई एम अपॉन पाई आर प्लस आर एल, यही तो पढ़ के आए थे। और जो आई आर एम एस थी उसकी वैल्यू क्या थी, आई आर एम एस की वैल्यू थी अपनी ई एम अपॉन 2 आर प्लस आर एल। मज़ा आ रहा होगा ना आपको इसको हल करने में, समझने में, ठीक है, क्योंकि रट तो हम है ही नहीं रहे, हम एक एक टर्म को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है।
तो आपको भी रटना नहीं है, बस क्लास को एक बार अच्छे से पढ़ना है, फिर रफ कॉपी में बना दे ख्याल करना है, दमादम ठोक दो, 3-4 एक बार में 3-4 बार निकाल दो, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ऐसे कंठस्थ हो जाएगा। अब जैसे ही इसकी वैल्यू पुट करेंगे इन दोनों की इनमें, तो क्या होगी, आर इक्वल टू ये हो गया अपना क्या, आई आर एम एस के रख देते हैं सबसे पहले, तो क्या होगा ई स्क्वायर एम अपॉन 4 आर प्लस आर एल का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, ई स्क्वायर एम हो गया अपॉन 2 का 4 आर प्लस आर एल का होल स्क्वायर एंड 2 जो अपना क्या था आई डी सी था, इसको अपन ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे के ऊपर चली जाएगी, है कि नहीं। तो क्या होगा, पाई स्क्वायर आर प्लस आर एल का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर एम और माइनस में 1, इसको थोड़ा लंबा कर लो, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में कैसे किया हमने, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी, सबसे पहले आई आर एम एस की रखी यहाँ पर, फिर मल्टीप्लाई में आई डी सी को ऊपर ले गए तो ये ऊपर चली गई, ठीक है। अब देखिए क्या क्या कट रहा है यहाँ पर, ई स्क्वायर एम से ई स्क्वायर एम गया और इससे ये गया, तो क्या निकल के आई अपनी वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से, एक मिनट रुकिए, अपनी वैल्यू क्या निकल के आएगी, काट पीट कर रूट में पाई स्क्वायर 4 माइनस 1, और जब इसकी अपन वैल्यू निकालेंगे, इसका मान रखेंगे पाई का, पूरा कैलकुलेट करेंगे तो अपने निकलेगी 1.21। तो अपन क्या कह सकते हैं, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो अपना हाफ वेव रेक्टिफायर है उसके लिए जो अपना रिपल का मान है वो कितना फाइंड हो रहा है, 1.21। ये हमको कितना फाइंड हो रहा है, 1.21। अब एक बार मैं आपको फिर से सारे रिवाइज करा देता हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस किया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने किसकी बात की थी, हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता की, उससे क्या तात्पर्य, उसका क्या अर्थ है, निष्पादन गुणांक, परफॉर्मेंस कोएफिशिएंट, जैसा वो परफॉर्म कर रहा है उसका मान निकालते हैं, जिसको हमने किससे डिनोट किया था, नीटा से किया था, ठीक है भैया। अब देखिए जो अपनी जो दक्षता है, जो हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता है, एफिशिएंसी, वो किसके उक्कल होती है, आउटपुट पर पावर अपॉन इनपुट पर पावर, अर्थात जो अपन निवेशी जो शक्ति है, निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति और अपॉन जो उसके ऊपर है उसका क्या माना है, निर्गत दृश्य शक्ति, ठीक है, यही तो किया था, निर्गत दृश्य शक्ति अपॉन निर्गत प्रत्यावर्ती शक्ति, इन दोनों का रेशियो है वो क्या कहलाता है, अपनी दक्षता। अब जो अपन हाफ वेव के लिए पढ़ेंगे वो हाफ वेव की दक्षता होगी, जो फुल वेव के लिए पढ़ेंगे वो फुल वेव की दक्षता होगी। फिर हमने इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस किया था, गणितीय विश्लेषण किया था, ठीक है। अब देखिए गणितीय विश्लेषण कैसे किया था कि हमको पता है किससे, डेफिनेशन ऑफ पावर, शक्ति की परिभाषा से, P इक्वल टू क्या होता है, VI, और V बराबर IR, ये तो पता ही नहीं भैया क्या है, अरे सबको पता है, ये ओम्स लॉ से आया है, ठीक है, V इक्वल टू IR। तो जैसे इसकी वैल्यू पुट करी तो क्या हो गया, P बराबर I स्क्वायर R। अब देखिए ये क्यों निकाला हमने, क्योंकि अपन जो DC पर पावर है अपन AC पर पावर है, तो उसके लिए तो अपन को पावर की जो वैल्यू वो पुट करनी पड़ेगी, दोनों के लिए अलग अलग मान निकालना पड़ेगा, DC के लिए अलग निकालेंगे, AC पर जो पावर है उसको अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला था, DC पर शक्ति निकाली थी, तो हमको पता है जो शक्ति होती है वो क्या होती है, P इक्वल टू I स्क्वायर R। अब DC के लिए निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगी, DC और I स्क्वायर DC डॉट RL। अब आप पूछोगे ये RL कहाँ से आया, तो जो अपनी दिष्ट धारा है, दिष्ट शक्ति है, वो कहाँ, आउटपुट पर ही तो फाइंड हो रही है, और आउटपुट पर कहाँ पर मेजर करते हैं हम, RL पर, लोड पर ही तो करते हैं, तो लोड पर रेजिस्टेंस क्या है अपना RL। और जो IDC है इसकी वैल्यू क्या होती है, IM अपॉन पाई, कल ही अपन पढ़ कर आए हैं, ठीक है। अब जैसे ही इसकी वैल्यू पुट करी तो क्या आ गया यहाँ पर, I स्क्वायर एम अपॉन पाई स्क्वायर डॉट RL, ये अपनी PDC की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है कि I मैक्सिमम की वैल्यू निकाली थी हमने, वो क्या निकली थी, E मैक्सिमम अपॉन R प्लस RL निकाली तो थी, I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, फिर वहाँ पे मैक्सिमम मान रख देते थे, निकाल के आए थे, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ वैल्यू पुट करी तो क्या आ गया, PDC इक्वल टू ई स्क्वायर एम अपॉन R प्लस RL का होल स्क्वायर डॉट RL अपॉन पाई स्क्वायर। ये अपनी कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकंड, दिष्ट शक्ति पर क्या आ गई, पावर आ गई, अपनी दिष्ट शक्ति आ गई, ठीक है, DC शक्ति आ गई। अब अपन कैलकुलेट करेंगे क्या, AC शक्ति। अब AC शक्ति कैसे निकाली हमने, अपन यहाँ से इनपुट दे रहे हैं भैया, ठीक है। अब इनपुट का जो करंट है वो ये, इसमें अपन की जो सेकेंडरी कुंडली है इसमें इनपुट का करंट ही तो जा रहा है,
अब देखिए यहाँ पर ये जो अपने फेरों की संख्या थी, यहाँ पर जो अपना रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा था वो क्या हो रहा था, सेकेंडरी कुंडली के कारण RS, और जो अपना किस में डायोड में जनरेट हो रहा था वो क्या हो रहा था, RF क्यों है, क्योंकि ये फॉरवर्ड में वर्क करता है। और जो अपना लोड तो है, ये लोड पर क्या है, RL। अब देखिए यहाँ पर हमने कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करी, IRMS यूज़ में लेंगे। अब क्यों लेंगे, ये अपन इसलिए लेंगे क्योंकि आई जो एवरेज है वो तो ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जो AC है उसको, उसका ग्राफ देखिए एक बार गौर से, कि जो जितना अपन का जो फ्लैक्चुएशन हो रहा है, जितना पॉजिटिव हो रहा है उतना नेगेटिव हो रहा है, प्लस माइनस और ऐसे आगे चलता रहेगा। मतलब जितना आप दे रहे हो उतना ही उससे ले रहे हो, तो निकल के क्या आएगा, जीरो ही तो निकलेगा, कुछ बचा ही नहीं उसके पास। तो जैसे पहले था वो वैसे की वैसा बाद में है। तो अपन ने क्या किया था, वहाँ पर ध्यान करो एक बार, जो एवरेज वैल्यू थी उसका मान IDC भी लिखा था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जो एवरेज वैल्यू है वो हमेशा अपन DC की फाइंड करते हैं, ठीक है। अब आप पूछोगे कि AC के लिए RMS वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है, एवरेज तो हो ही नहीं सकती। अब DC के लिए तो अपन RMS भी कर सकते हैं, एवरेज क्यों ली, तो कर सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते। लेकिन जो अपन करेंगे DC के लिए, तो आपको पता है DC की जो धारा आती है उसमें DC के कंपोनेंट भी रहते हैं और AC के। प्योरली AC जो है वो अपन को DC जो नहीं मिल पाती है, जो प्योरली है वो नहीं मिल पाती है। और उसमें क्या है, मिक्सचर रहता है AC के घटकों का और DC के घटकों का, इसलिए मान तो निकलेगा लेकिन वो प्योरली नहीं निकलेगा, ठीक है। अब आपको पता है जो अपना पावर का मान है वो क्या होता है, I²R। अब अपन AC के लिए निकाल रहे हैं तो क्या आ गया, AC, और I² RMS वैल्यू लेंगे यहाँ से, ठीक है, RMS वैल्यू ले ली। अब जो अपना इनपुट करंट आ रहा है, जो अपन R लेंगे वो यही तो लेंगे तीनों, क्योंकि इनपुट करंट ही तो आ रहा है इन तीनों में। तो जैसे जो अपना इनपुट करंट आया तो इनकी वैल्यू ले ली, RS प्लस RF प्लस RL, तीनों रेजिस्टेंस ले लिए। अब आपको पता है जो R की वैल्यू पढ़ के आए थे वो क्या थी, हाफ वेव रेक्टिफायर का इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू क्या थी, RS प्लस RF। अब इसकी क्या करी हमने, वैल्यू पुट कर दी इनमें, तो इसकी जगह क्या आ गया, R। तो PAC इक्वल टू I² RMS, इसकी जगह R आ गया और RL, ठीक है। अब IRMS की वैल्यू अपन पढ़ के आए थे, क्या थी, IM/2। अब जैसे ही इसकी वैल्यू पुट करी तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो I²M/2 का 4 और इनटू में R प्लस RL, ठीक है मेरे बच्चों। अब देखिए जो I मैक्सिमम की वैल्यू थी उसको भी पता है हमको, मैंने कहा था ना आपसे कि इनको आप याद रखना है, आगे अपन के काम आएंगी। तो देखिए काम आ रही है कितनी ज़्यादा, हर अपने जो डेरिवेशन हो रहा है उसमें काम आ रही है। जो अपना फुल वेव रेक्टिफायर है, जो अपना ब्रिज रेक्टिफायर है, उनमें भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, तो इनका यूज़ भी वहाँ ऐसे कि ऐसे जो कि तो आएंगे सेम टू सेम, ठीक है। और वो दोनों तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि उनमें सेम टू सेम ऐसे वर्क करते हैं। और जो अपना फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें तो क्या है, 2 डायोड आ जाते हैं, ठीक है। और जो अपना ब्रिज रेक्टिफायर है उसमें 4 डायोड आ जाते हैं। अब वो आगे यूज बताएंगे उनके कैसे कैसे होंगे, कैसे निकालेंगे, अभी फ़िलहाल इस पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आई मैक्सिमम को मान रख दिया हमने। अब देखिए जैसे आई मैक्सिमम को मान रखा तो क्या आ जाएगा, E²M/4 R प्लस RL का होल स्क्वायर, ठीक है, और इंटू R प्लस RL। अब एक RL से एक RL कट गया तो हमारे पास क्या शेष रह गया, E²M/4 R प्लस RL, ठीक है मेरे बच्चों। ठीक है, ये अपना किस पर आ गया है, AC पर, जो अपनी AC पावर थी उसकी वैल्यू आ गई। अब हमको पता है जो नीटा है वो क्या होता है अपना, जो DC है, जो PDC है अपॉन PAC, उन दोनों का ही तो रेशियो रहता है। तो नीटा की जब हमने इन दोनों में वैल्यू पुट करी इन दोनों की, तो क्या आ गया, E²M/RL/π² R प्लस RL का होल स्क्वायर। ये तो किसके लिए थी, DC के लिए। और ये क्या आ गई अपनी AC की, इसको जो अपॉन में आ रही थी इसको ऊपर ले गए, तो क्या हो गया, 4R प्लस RL/E²M। अब E²M से E²M गया, R प्लस RL की एक पावर कट गई यहाँ पर, ठीक है। जो अपना नीटा का जो मान आया वो क्या आ गया, 4.RL/π² R प्लस L, यही तो वैल्यू आ रही है अपनी। इसको अपन को क्या है, याद रखना है, आगे अपन इसका यूज़ करेंगे क्वेश्चनों में, ठीक है। अब परसेंटेज में निकालें तो कैसे निकालेंगे, इसके मल्टीप्लाई में 100 कर दें, 100 कर दें, ठीक है। अब देखिए जब इसको 100 किया तो जो अपनी जो वैल्यू निकल के आएगी इसके कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी अपन की 40.6% अपॉन 1 प्लस R/RL। ये कैसे आई, यहाँ पर हमने क्या किया था, इन दोनों में RL कॉमन ले लिया था। RL कॉमन लेंगे तो क्या होगा, इसमें तो 1 बच गया, प्लस R/RL, और जो एक RL था उससे ऊपर वाला RL कैंसिल हो गया। तो जो अपना वैल्यू निकल के आई वो क्या आएगी, नीटा इक्वल टू 40.6% अपॉन 1 प्लस R/RL।
ये क्या है अपनी हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी, दक्षता है। अब देखो कितनी फाइंड हो रही है हमको, हमने तो क्या करा था 100% दिया था इनपुट पे, और आउटपुट पर कितनी फाइंड हो रही है 40.6%। तो ये तो देखिए कि रेक्टिफायर है जो अपना हाफ वेव रेक्टिफायर है, उसने क्या किया, जो 60% के लगभग थी खुद एब्जॉर्ब कर गया, और अपन को आउटपुट पर केवल कितनी निकाल कर दी है 40.6%। तो यहीं से क्या होता है, जो अपना हाफ वेव रेक्टिफायर है उसकी क्या स्टार्ट हो जाती है, कमी स्टार्ट हो जाती है। आ गया बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपन पढ़ते हैं वो पढ़ा था हमने ओर्मिका गुणांक, रिपल फैक्टर। अब रिपल फैक्टर क्या होता है, रिपल फैक्टर होता है, हम जानते हैं कि दृष्टकारी से क्या है, अपन को डीसी सिग्नल फाइंड होता है आउटपुट पर, ठीक है। डीसी सिग्नल फाइंड हो गया। अब उस डीसी संकेत है उसमें कुछ घटक ऐसे होते हैं जो समय के सापेक्ष क्या करते हैं, परिवर्तित होते हैं, फ्लैक्चुएट करते हैं, जो उच्चावचन होता रहता है उनमें। और ये जो प्रत्यावर्ती घटक हैं वो क्या कहलाते हैं, अपने ओर्मिका कहलाते हैं, ठीक है बच्चों, ओर्मिका कहलाते हैं। अब हमको पता है कि जो दृष्टि धारा है उसमें जो उपस्थित जो अपने प्रत्यावर्ती घटक हैं और जो दृष्ट घटक हैं उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, उन दोनों का रेशियो कहलाता है ओर्मिका गुणांक, जिसको हम किससे व्यक्त करते हैं, आर से, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, आर इक्वल टू आई अपॉन ए सी अपॉन आई अपॉन डी सी, यही तो आ रही थी, ठीक है, इसको बोल सकते हैं। अब हमको पता है कि जो लोड में कुल शक्ति होती है वो किसके उपकल होगी, लोड में दृष्ट शक्ति प्लस लोड में एसी शक्ति। अब आप पूछोगे यहाँ पे गुरुजी लोड क्यों लिया आपने, तो अपन आउटपुट पे जो सिग्नल है उसको ही तो फाइंड कर रहे हैं, आउटपुट पर जो आ रहा है उसको ही तो निकाल रहे हैं। तो आउटपुट पर किस पर मेजर करते हैं अपन, लोड पर, आर एल पर, ठीक है। अब हमको पता है पी इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर। तो इसमें कौन सी वैल्यू लेंगे अपन, आई की आर एम एस, और लोड का आर एल आ गया। और दृश्य शक्ति के लिए क्या लिख देंगे, डीसी, और एसी के लिए एसी लिख देंगे, और आरएल का जो कि त्यों आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, जो आई आर एम एस की जो वैल्यू लिखी थी, यहाँ से आरएल कॉमन आ गया अपना और कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू आई स्क्वायर डी सी प्लस आई स्क्वायर ए सी, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब क्या करा हमने, जो डी सी था इसको इधर ले गए, तो क्या हो गया, आई स्क्वायर आर एम एस माइनस आई स्क्वायर डी सी इक्वल टू आई स्क्वायर ए सी, ठीक है बच्चों। फिर क्या किया, इसमें से आई स्क्वायर डी सी कॉमन ले लिया। अब कॉमन ले लिया तो आई स्क्वायर आर एम एस अपॉन आई स्क्वायर डी सी माइनस, इसमें से कॉमन लिया तो एक रह गया, और बराबर में आई स्क्वायर ए सी, ठीक है। अब इस आई स्क्वायर जो डी सी था इसको हम राइट हैंड साइड में ले गए आर एच एस में, तो इसके अपॉन में ये आ गया आई स्क्वायर ए सी अपॉन आई स्क्वायर डी सी, और ये इधर जो कि त्यों। अब आपको पता है जो आई ए सी अपॉन आई डी सी है ये क्या था, यही तो अपना रिपल फैक्टर था। तो जैसे ही इसकी जगह हमने आर रखा तो आर स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस अपॉन आई स्क्वायर डी सी माइनस 1, और आर बराबर क्या आ जाएगा, रूट में आई स्क्वायर आर एम एस अपॉन आई स्क्वायर डी सी माइनस 1। अब हमको पता है जो आई डी सी है उसकी वैल्यू क्या पढ़ के आए थे, आई एम अपॉन पाई आर प्लस आर एल। मैंने फिर बोल रहा हूँ इन वैल्यू को आप याद कर लीजिए, ठीक है, ये हमेशा हमारी जो फुल वेव रेक्टिफायर उसमें भी काम आएंगी। अब देखिए जैसे इनको अपने वैल्यू पुट करें यहाँ पर, तो क्या होगा, जो आर बराबर है आई स्क्वायर आर एम एस की रख दी पहले, तो क्या होगा, ये है ई स्क्वायर अपॉन टू का क्या हो जाएगा 4, आर प्लस आर एल का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, इसको अपन ऊपर ले गए तो ये भी चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर प्लस आर एल का होल स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर एम माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो गया, ई स्क्वायर एम से ई स्क्वायर एम कैंसिल हो गया, ठीक है। और जो हमारी कैलकुलेशन के बाद वैल्यू निकल के आती है वो क्या आती है 1.21, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो अपना रिपल फैक्टर है, जो ओर्मिका गुणांक है, उसकी वैल्यू क्या आएगी 1.21, 1.21, यही तो वैल्यू निकल के आएगी अपनी ओर्मिका गुणांक है जो, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या चीज़ डिस्कस करी, हमने निकाला था एक तो अभी ओर्मिका गुणांक निकाला था, और उससे पहले क्या निकाल के आए थे, उससे पहले क्या निकाला था, उससे पहले निकाला था हमने दक्षता निष्पादन गुणांक, ठीक है। तो मैंने आपको एक छोटी से छोटी टर्म समझाने की कोशिश करी है, तो आशा करता हूँ आपको रटने की तो आवश्यकता होगी नहीं कहीं पर भी, आपको क्या है केवल रफ कॉपी में हल करना है इसको अच्छे से आपको एक बार क्लास लेके रफ कॉपी में हल करना है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी रटने की, तो ठीक है मेरे बच्चों। और जो हम कल अब डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो हमने अभी 4 पॉइंट ही तो निकाले हैं, अभी एक पॉइंट और रह रहा है अपना, वो क्या रह रहा है, वोल्टता नियमन, वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। इसको हम कल कैलकुलेट करेंगे, और
इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो अपन करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। क्या करेंगे? फुल वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव रेक्टिफायर में भी ये कि यही पॉइंट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और समझ में नहीं आए तो क्या होगा, आपको कमेंट करना, ठीक है। मैं दोबारा समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए, कोई भी क्वेश्चन, तो आप नीचे कमेंट में उसको डाउन रिटर्न राइट कर देना, ठीक है। फिर मैं आपको उसको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है मेरे बच्चों। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। इसको आप अच्छे से पढ़ के आना, याद करके आना। नेक्स्ट क्लास में अपन इसका भी यूज़ लेंगे, ठीक है। मैं आपसे पूछ सकता हूँ। अब पूछने का मतलब मैं पूछूंगा, लेकिन आपको चीटिंग नहीं करनी है, कमेंट में लिखना है, वीडियो पॉज करके कोई भी चीज़ पूछूं तो, ठीक है। तो अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है मेरे बच्चों। और दोनों की रेगुलर क्लास लिया करो आप मैथ की। और मेरी सुबह मैथ की चलती है अजय सर की 8 बजे से, और 10 बजे चलती है मेरी फिजिक्स की। तो दोनों की क्लास लिया करो आप रेगुलर। आपको बीएससी में बहुत अच्छे परसेंटेज प्राप्त होगी अगर आप हमारे साथ चलते रहे तो, ठीक है मेरे बच्चों। तो आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, ठीक है मेरे लाडले बच्चों। ओके, थैंक यू वेरी मच।